सो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 11 परमाणु की संरचना, इसके बारे में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं लगातार। तो देखिए, आज का जो पहला हेडिंग है वो है कैथोड किरणों के गुण। पिछले वीडियो में कैथोड किरणों के बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम उनके गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैथोड किरणों के गुण पूछे जाते हैं, एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं, तो मैंने यहाँ कई सारे लिख दिए हैं। आपको जितने इसमें से आसानी से याद हो सकें उतने आप याद कर लेना। कम से कम 4 से 5 तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है कि कैथोड किरणें एक सरल रेखा में गमन करती हैं। बिल्कुल सही है। वो जो विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग हमने आपको दिखाया था, उसका डायग्राम भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें हमने देखा था कि कैथोड से एनोड की तरफ किरणें जाती हैं तो सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो वही हमने लिखा है कि कैथोड किरणें एक सरल रेखा में गमन करती हैं, एक सरल रेखा में चलती हैं, गति करती हैं। दूसरा, यदि इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु जिसके पार आप देख ना सकें, तो यदि इनके मार्ग में, यानी अगर कैथोड किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, उसकी छाया बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कैथोड किरणें द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक, हमने आपको बताया था कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, और हम जब भी जानते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो वही हम समझा रहे हैं कि कैथोड किरणें द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। चौथा, कि क्योंकि अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि द्रव्यमान कणों से मिलकर बनी होती हैं, क्योंकि यदि विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों के मार्ग में कोई हल्का घूम सकने वाला पहिया रखा जाए तो वो घूमने लगता है। अब वो क्यों घूमने लगता है, इसका कारण ये है कि नीचे लिखा है, इसका कारण ये है कि पहिया उच्च गतिज ऊर्जा वाले द्रव्यमान युक्त कणों से टकराता है। तो पहिए के घूमने से ये पता चलता है कि जो कण उस पर आकर टकरा रहे हैं, जो किरणें उस पर आकर टकरा रही हैं, उसके अंदर जो कण हैं उनका अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। कुछ ना कुछ द्रव्यमान होने की वजह से वो जैसे ही पहिए से टकराते हैं तो पहिया घूमना शुरू कर देता है। ये सिंपल सी एक छोटी सी बात थी। फिर से पढ़ देता हूँ कि कैथोड किरणें द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं, क्योंकि यदि विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों के मार्ग में कोई हल्का सा घूम सकने वाला पहिया रखा जाए तो वो घूमने लगता है। इसका कारण यह है कि पहिया उच्च गतिज ऊर्जा वाले द्रव्यमान युक्त कणों से टकराता है जो इसे घुमा देते हैं। अब दाईं ओर देखिए कि यदि विसर्जन नली को उच्च विद्युत क्षेत्र में रखकर विद्युत प्रवाहित की जाए तो क्या होता है, तो कैथोड किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। बिल्कुल सीधा सी बात है, वही जो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था। जो मैंने आपको कैथोड किरणों की थ्योरी पढ़ाते समय बताया था कि कैथोड किरणें कहाँ से पैदा होती हैं, कैथोड से पैदा होती हैं और एनोड की तरफ चली जाती हैं। तो यदि विसर्जन नलिका को उच्च विद्युत क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैथोड किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अब एनोड धनावेशित प्लेट की ओर जा रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद कैसी हैं, ऋणावेशित हैं। वही हमने लिखा अगले पॉइंट में। इससे पता चलता है कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये कैसी हैं, ऋणावेशित हैं। क्योंकि ऋणावेशित है तभी तो ये धनावेश की तरफ मुड़ रही हैं जाके, मतलब धनावेश की तरफ अगर मुड़ रही हैं तो फिर ये किरणें कैसी हुई, ऋणावेशित हो गई। ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रयोग करने पर होता है, यानी कि अगर आपने विद्युत क्षेत्र में रख के ये प्रयोग किया है तब भी ऐसा ही होता है, और अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इस प्रयोग को करते हैं तब भी ऐसा ही होता है कि कैथोड से किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। धनावेशित प्लेट मतलब एनोड की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद कैसी हैं, ऋणावेशित किरणें हैं। ठीक, कैथोड किरणें धातुओं से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये एक छोटी सी बात है कि कैथोड किरणें जैसी टकराएंगी धातुओं से तो एक्स किरणें उत्पन्न होंगी। पूछा जा सकता है कि एक्स किरणों का स्रोत क्या है, तो एक्स किरणों का स्रोत मतलब जहाँ से एक्स किरणें पैदा होती हैं। तो कहाँ से पैदा हो रही हैं, कैथोड किरणों के धातुओं से टकराने पर एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। अगले पॉइंट में लिखा है कि कैथोड किरणें अत्यंत ही पतली धातु की चादर को भेद सकती हैं, मतलब उसके पार निकल सकती हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई धातु की बहुत पतली चादर है तो उससे क्या होगा कि कैथोड किरणें अगर आप उस पर डालेंगे तो वो आर पार निकल जाएंगी, सीधी निकल जाएंगी। इसी को कह सकते हैं हम कि कैथोड किरणें अत्यंत पतली धातु की चादर को क्या कर सकती हैं, भेद सकती हैं, उसमें होल करके, उसमें छेद करके आर पार जा सकती हैं। इसके 1-2 पॉइंट अभी और रह गए हैं, मैं इसे मिटा के उसे लिख देता हूँ, आप इतने इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये 2-3 बातें और थीं, उसी में आप इनको याद कर लेना। चाहे तो आप ऐसा समझ लेना कि ये कोई नोट है, नोट में कोई 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, पहला क्या है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान के बीच एक संबंध दिया था। वो संबंध क्या था कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को
अपोन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो मैंने m लिखा है उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसको उससे भाग देता हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो मुझे कितना मिलता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। कूलाम किसका आवेश है, सॉरी किसका मात्रक है, आवेश का। 10th में आपने पढ़ा होगा कूलाम आवेश का मात्रक होता है और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, इसलिए C पर kg यानी कूलाम पर किलोग्राम ये निकल के आता है। ये संबंध आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला है मिलीकन का। मिलीकन ने कोई तेल की बूंद का प्रयोग किया था एक, तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ये बातें आपको याद रखनी है, इनको आपको धीरे धीरे याद करते चलना है ताकि आपको जब न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़े तो आपको पीछे कॉपी पलट के ना देखनी पड़े। तो मिलीकन का तेल की बूंद प्रयोग से क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता चला कि भाई 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना चाहता हूं तो ऊपर जो 2 पॉइंट हैं, एक तो मिला आपको सर जे थॉमसन के द्वारा एक संबंध मिला, एक मिलीकन के तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा एक चीज़ मिली, उसका मैं प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आराम से निकाल सकता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वही फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन के आवेश की जगह मैंने क्या लिखा 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन में m इज इक्वल टू में 1.75 इंटू 10⁻11, ये सर जे थॉमसन ने दी थी वैल्यू। अब यहाँ से अगर मैं m को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो m चला जाएगा दाईं ओर, और जो दाईं ओर लिखा है 1.75 इंटू 10⁻11 वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। यानी 1.6 इंटू 10⁻−19 को मैं डिवाइड करूँगा 1.75 इंटू 10⁻11 से, तो मुझे m की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू आपको याद करनी है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, सीधे लिख दिया है डायरेक्ट कि m की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है 9.1 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। तो ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻−19 किलोग्राम। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। यहीं पर ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आगे की चीज़ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें।